हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्हाट इज हार्पिस और व्हाट आर द व्हाट आर द इंसिडेंस रेट, कॉजेटिव एजेंट, रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हम एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैनेजमेंट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द हार्पिस। तो हर्पिस जोस्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तरह की स्किन डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर में आती है। ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो जाती है विद डायरेक्ट कांटेक्ट, विद इनडायरेक्ट कांटेक्ट लाइक आर्टिकल्स के थ्रू, डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक एयरबोर्न है, एंड स्नीजिंग वगैरह के थ्रू भी ये हो जाती है स्प्रेड। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि ये वायरल डिजीज है तो एंटीवायरल मेडिकेशंस हमें प्रोवाइड करने होंगे। एंटीवायरल मेडिकेशंस वायरल लोड के साथ साथ पेन को भी रिड्यूस करती है और अदर कॉम्प्लिकेशंस जो आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी रिड्यूस करती है। कॉम्प्लिकेशंस को इसलिए रिड्यूस करती है क्योंकि ये जो स्किन डिजीज है ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना लो कर देगी कि आगे हमें अदर इन्फेक्शंस भी इजिली लग सकते हैं। और जो स्किन के ऊपर जितने भी अल्सर्स हैं, जब वो ठीक हो रहे होंगे तो उसमें अदर बैक्टीरियाज, अदर इन्फेक्शंस भी डिपॉजिट हो सकते हैं। तो एंटीवायरल जो हम मेडिकेशंस लेंगे वो इन सारी चीजों को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। कब स्टार्ट करनी है? विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। ओके, तो कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं? असाइक्लोवर, ये असाइक्लोवियर जो है ये एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो कि हम इसको 800 mg दे सकते हैं, 5 टाइम्स देते हैं पर डे फॉर 1 वीक। तो इसमें मैंने नोट तो नहीं किया है, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। कितना देते हैं? 800 mg देते हैं, ठीक है, पर डे देते हैं। कितनी बार? 5 टाइम्स। और कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये पेन को रिड्यूस करती है, जो ऊपर अल्सर्स बन गए हैं, ब्लिस्टर्स बन गए हैं, उनकी हीलिंग में भी हेल्प करती है। इसके अलावा वैलेसाइक्लोवियर भी दे सकते हो। तो वैलेसाइक्लोवियर मेनली दी जाती है जब हर्पिस एक बहुत सेंसिटिव एरिया पे होता है। सेंसिटिव एरिया हमारी बॉडी का कौन सा है? हमारा जेनाइटल ऑर्गन, फीमेल में वजाइना, मेल में पेनिस और स्क्रोटम। इसके अलावा हमारा माउथ भी सेंसिटिव एरिया है। हमारे माउथ के अंदर जब हो जाते हैं या हमारे जेनाइटल ऑर्गन के अंदर हो जाते हैं तब हम ये देते हैं। सो ये हम 1 ग्राम TDS देते हैं फॉर 7 डेज, ठीक है। तो ये कितनी दे रहे हैं? हम 1 ग्राम दे रहे हैं। कब कब दे रहे हैं? TDS में दे रहे हैं और 7 डे के लिए दे रहे हैं। ओके, सो मैंने आपको बता दिया कि ये किस केस में दी जाती है। नेक्स्ट है आपका फेमसाइक्लोवियर। तो फेमसाइक्लोवियर भी हम 500 mg देते हैं, TDS देते हैं, 7 डेज के लिए देते हैं। इसका भी सेम फंक्शन है, या तो आप वेल साइक्लोवियर दे सकते हो या आप फेमसाइक्लोवियर दे सकते हो। दोनों ही एक ही केस में दी जाती है जब हमारे जेनाइटल ऑर्गन में या हमारे माउथ के अंदर अल्सर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब ये दोनों अच्छा फंक्शन करती हैं और जल्दी रिकवर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द पोस्ट हार्पिक न्यूरोलजिया। तो पोस्ट हार्पिक न्यूरोलजिया क्या है? पोस्ट मीन्स होता है बाद में, हार्पिक मीन्स होता है हार्पस जोस्टर की वजह से, न्यूरोलजिया मीन्स होता है कि नर्व्स में पेन हो जा रहा है। तो हमारे पास जितनी भी नर्व्स हैं वहां पे बाद में पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही, पार्ट 1 में ही बता दिया कि इसका जो वायरस होता है वो हमारी नर्व्स के अंदर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, हमारी डोर्सल गैंग्लियन के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है। तो वो जब ट्रेवल करता है तो वो उस हर जगह पे इंजरी करता हुआ आता है जहां जहां पे वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो नर्व्स में भी हमारी इंजरी इजिली हो जाती है। तो टेरिसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हम ड्रग्स देंगे जिससे कि जो पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट से हम बचा सकते हैं, डिप्रेस होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे ब्रेन इन्वॉल्व हो चुका है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो चुकी है,
हमारी नर्व्स इन्वॉल्व हो चुकी है, हमारा सारा मेन वो पार्ट इन्वॉल्व हो चुका है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें जब एक बार इन्वॉल्व हो चुकी हैं तो हमें एंटी डिप्रेसेंट देना होगा जिससे कि मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकें। सो इसके लिए हम एमिट्रिप्टिलाइन दे सकते हैं। 12.5 या 25 mg ये चलती है एज इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, या तो कंडीशन के ऊपर बेस्ड होती है कि कितनी देनी है, वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। हमें सिर्फ एक टाइम इसको देनी होती है, बेड टाइम, और ये न्यूरल पेन को या नर्व्स के पेन को डिक्रीज करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका लाइडोकेन पैच। तो लाइडोकेन पैच, जो ये पैचेस हमारे बॉडी में पड़ गए थे, है ना, उन पैचेस को डिक्रीज करने के लिए पैच मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देख लो, ये सारे जो पैचेस पड़ गए हैं, ये सारे जो पैचेस आपको दिख रहे हैं, इन पैच पे हम लाइडोकेन जेल लगा देते हैं। ये एक तरह की क्रीम है, टॉपिकल क्रीम है, जो कि पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ये देखिए, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एनेस्थीसिया की तरह फंक्शन करती है। आपकी जो इन्फेक्टेड एरिया है, आपकी जो पैचेस है जिसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसको सुन कर देती है ना, एनेस्थेटिक रिएक्शन सॉरी एक्शन करती है, जिससे कि आपका जो पेन है वो डिक्रीज हो जाए। एंटी कन्वर्जेंट सच एज गामापेटिन, तो एंटी कन्वर्जेंट्स हम दे सकते हैं गामापेटिन की तरह। एंटी कन्वर्जेंट्स क्या होता है कि जो सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं उनको डिक्रीज करने में हेल्प करता है, या सीजर्स आने नहीं देती है। पहली चीज तो सीजर्स क्यों आएंगे? सीजर्स इसलिए आएंगे, सीजर्स कब आते हैं? जब हमारे ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो सीजर्स आते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर जा रहा है, तो सीजर्स आने के चांसेस हो जा रहे हैं। इस वजह से हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देते हैं। कितनी देते हैं? 300 mg देते हैं, QD देते हैं, यानी कि 4 टाइम्स अ डे हम देंगे, जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है कैप्साइसिन क्रीम। तो कैप्साइसिन क्रीम भी एक तरह की ये टॉपिकल क्रीम होती है। ये भी कह सकते हैं न्यूरल पेन या नर्व पेन को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। एक तरह की पेन किलर क्रीम होती है। देन टॉपिकल एनेस्थीसिया हम दे ही चुके हैं, या तो आप लीडोकेन दे सकते हो या बेंजोकेन, दोनों में से एक आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे और जो भी आपको ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो वो आप यूज कर सकते हो। सेम इसका भी एक्शन है, ये भी एंटी कह सकते हैं कि एनाल्जेसिया की तरह भी वर्क करती है और ये एनेस्थीसिया की तरह भी वर्क करती है, दोनों वर्क ये करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मीन्स ऑब्वियसली इसमें हम ड्रग्स नहीं देंगे, इसमें हम दूसरी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स देंगे जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील होगा। तो हमें क्या करना है? कोल्ड वाटर अप्लाई करना है। कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? जहां पर भी इंफेक्शन हुआ है, जहां पर भी अल्सर्स हुए हैं, वहां वहां पे आपको कोल्ड वाटर, कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करना है। अगर पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो आप कोल्ड वाटर से उसको बाथ भी कर सकते हो, बाथ टब भी प्रिपेयर कर सकते हो कोल्ड वाटर का, और उसमें पेशेंट को बोल सकते हो कि वो उसके अंदर जाकर के बैठे और जो भी स्किन है वो कोल्ड वाटर को सोक करेगी। अब इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये कि जब भी आप, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जब भी आप इंफेक्टेड एरिया में कोल्ड कंप्रेशन से सिकाई करते हो तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कंप्रेस हो जाती है, मतलब वो कह सकते हो कि पतली हो जाती है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। अब इस पार्ट को मैं छोटा कर दूं, पतला कर दूं, ठीक, तो इसके अंदर की जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और इन्फेक्टेड एरिया में नहीं जाएगी, मतलब कम जाएगी। तो जितना ब्लड कम जाएगा उतना ही पेन कम होगा इन्फेक्टेड एरिया में, क्योंकि ब्लड में भी इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। तो यहाँ पे कंप्रेशन के थ्रू क्या होगा? पेन रिलीफ होगा। इसके अलावा कैलामाइन लोशन हम यूज कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में। कैलामाइन लोशन रिकवरी में भी हेल्प करता है और डिक्रीज करता है पेन को भी। नेक्स्ट है आपका ट्रिम करना है आपको फिंगर नेल्स पेशेंट के। पेशेंट को बोलना है कि अपने फिंगर्स के नेल्स को ट्रिम कर दे। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है और अगर इस की वजह से
जब वो उनको ईचिंग होगी अपने अल्सर्स में, क्योंकि जब अल्सर्स ठीक होने लगते हैं तो उसके आसपास ईचिंग होने लगती है। तो अगर उनके नेल्स हमने ट्रिम नहीं कराए और ईचिंग हुई और उन्होंने जल्दी में उसको खुजा लिया, तो क्या होगा, उसमें से जो इन्फेक्शन है, मतलब जो पस है उसमें फिल्ड है, वो पूरा बाहर आ जाएगा और वो पस बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड पस है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली फैल सकता है। प्लस जो रिकवरी होगी अल्सर्स की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने फिर से उसको क्या कर दिया, उसको खुरच दिया और उसको ताजा कर दिया। तो ये सब आपको प्रिवेंट करके रखना है। लूज क्लोथ्स बोलेंगे पेशेंट को पहनने के लिए, वियर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो अल्सर्स पे टच होगा और उसको, पेशेंट को पेन के साथ इरिटेशन भी होगी। ओट्स लेने के लिए बोलेंगे, ओट्स मील वगैरह लेने के लिए बोलेंगे, प्लस लिक्विड डाइट ले सकते हैं, हेल्दी फूड वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके अल्सर्स ईयर के पास है, माउथ के अंदर है, तो वो सॉलिड फूड नहीं खा सकते हैं। उनको सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं हम, या लिक्विड डाइट दे सकते हैं, जिसमें लिक्विड डाइट में आपका जूस वगैरह आता है, सॉलिड दाल का पानी वगैरह आता है। सेमी सॉलिड डाइट में आपका दलिया या आपका साबूदाना या ओट्स वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीजें पेशेंट के कंफर्ट के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट की पूरी स्किन पे अल्सर्स हो रखे हुए हैं और वो सबसे ज्यादा परेशान है ईचिंग के लिए, ईचिंग की वजह से, पेन की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से। वो शायद लेट भी नहीं पा रहा होगा, वो शायद बैठ भी नहीं पा रहा होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जेनाइटल ऑर्गन में अगर निकल आए होंगे अल्सर्स तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी। तो इस टाइम पे पेशेंट को कंफर्ट्स देना है। तो आप कंफर्ट्स कैसे दे सकते हो? एक्स्ट्रा पिलो दे सकते हो, कि उसको एक्स्ट्रा पिलो दे करके सपोर्ट दे सकते हो, उसकी बैक सपोर्ट कर सकते हो, उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हो। कंफर्टेबल पोजीशन बेस्ड करता है पेशेंट के अल्सर्स पे, कहाँ पे अल्सर्स नहीं है उस जगह की आप पोजीशन उसको दे सकते हो। पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इन्फेक्शन टॉपिकल में फैला हुआ है, ऊपर स्किन पे फैला हुआ है, ये बहुत ही इजीली दूसरे पर्सन को फैल सकता है। तो अगर हम पेशेंट को अलग से रूम नहीं देंगे, आइसोलेट करके नहीं रखेंगे, तो ये इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजीली स्प्रेड हो जाएगा। अप्लाई करना है वेट ड्रेसिंग्स या कूल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि जब उसके अल्सर्स ठीक होने लगेंगे, पहली चीज तो कूल ड्रेसिंग या वेट ड्रेसिंग से उसका पेन रिड्यूस होगा। ओके, इसके अलावा जब उसके अल्सर्स ठीक होने लगते हैं तो उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। तो जब वो क्रैक्स पड़ने लगेंगे तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, और उसमें अगर हम उसे ढक के नहीं रखेंगे तो उसमें जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज का डिपोजिशन या डिपॉजिट होना बहुत इजीली डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है कि उसको कवर करके भी रखना है, और हमें वेट ड्रेसिंग करनी है। जो क्रैक्स हैं उसको थोड़ा सा वेट रखना है, जिससे पेशेंट को पेन ना हो क्रैक्स की वजह से। सेकेंडरी इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करके रखना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स, देखो सेकेंडरी मीन्स सेकेंड। तो फर्स्ट इन्फेक्शन तो हमारा ये चल ही रहा है, मतलब अगर चिकन बॉक्स को हटा दे तो एक तरह से अभी जो चल रहा है वो हमारा प्राइमरी इन्फेक्शन चल रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स होता है कि इसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शन ना लग जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द इस डिजीज के, वायरस के लड़ते लड़ते। तो हमारे इम्यून सिस्टम इतना डिक्रीज हो गया है कि हमें इजिली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। दिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल के थ्रू दूसरे इन्फेक्शन लग जाना हमें। ठीक है, वो इन्फेक्शन जो हमें बाहर से नहीं मिले थे वो हम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ले लिए, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपके बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे निमोनिया वगैरह हो सकता है, लंग डिजीज हो सकती है ना। इस टाइप के इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करके रखना है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अभी डिक्रीज। असेस द डिग्री ऑफ द पेन। पर डे हमें पेशेंट का पेन की जो पेन लेवल है उसको असेस करना है। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपने डोज डिसाइड करेंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी बॉडी में अल्सर्स निकलने के बाद अगर आपकी पूरी बॉडी में पेन होगा तो आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाओगे। इवन आप समझ नहीं पाओगे कि आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इस पेन के साथ। ठीक है, तो हमें पर डे डिग्री करना है, डिग्री ऑफ पेन को एनालाइज करना है, उसके बेसिस पे जो ड्रग्स हैं, जो हमारे डोजेस हैं, उसको डिसाइड करना है। सफिशिएंट बेड रेस्ट देना है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब भी हम बेड रेस्ट करते हैं तो हमारे सेल्स को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रिकवर करने के लिए।
हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करनी है, जैसे कि पेशेंट को डाइवर्जनल आप थेरेपी दे सकते हो, है ना, कि पेशेंट अपने पेन से हट करके दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए और अपने आप को डाइवर्ट कर सके। हाँ, डाइवर्जनल एक्टिविटीज में आप पेशेंट के साथ गेम्स खेल सकते हो। लाइक आपको वैसे नहीं खेलना है टच करके, जैसे कि पेशेंट को आप बोल सकते हो जैसे कि सॉन्ग सुना दे, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो पेशेंट को अच्छी लगती हो वो आप करवा सकते हो, जिससे कि आपकी डाइवर्जन थेरेपी भी कंप्लीट हो जाएगी और पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट भी फील होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक ही बेस्ट प्रिवेंशन है, क्योंकि बाकी आइसोलेशन वगैरह हम पहले ही करा चुके हैं। कि प्रिवेंशन क्या है, इसकी वैक्सीनेशन, शिंगल्स की वैक्सीनेशन। तो इसकी वैक्सीनेशन हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको चिकन पॉक्स हो रखा हुआ है, मतलब हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वायरस डायरेक्टली आपके अंदर जब एंटर होता है तो सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन के बेसिस पे ये चिकन पॉक्स आपको करता है। उसके बाद ये आपके डोर्सल गैंग्लियन में जाकर के सेव हो जाता है, और जब आपकी इम्यूनिटी जिस पूरे कभी भी किसी भी एज में जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो ये वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये वायरस आपकी बॉडी से कभी जाता ही नहीं है। तो उन ही लोगों को ये वायरस जोस्टर हो सकता है, मतलब ये डिजीज उन्हीं लोगों को हो सकती है जिनको चिकन पॉक्स हुआ था। ठीक है, तो 60 एज तक के लोगों को या उससे ओल्डर तक के लोगों को हम ये जिनको चिकन पॉक्स ऑलरेडी हो चुका है तो हम ये वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिंगल इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है अपर आर्म में, और मोस्ट कॉमन जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है, हेडेक हो सकता है एट द इंजेक्शन साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहां पे। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस डिजीज में हो सकते हैं। तो इस डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत इजीली हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज होता है, और जो हमारे सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन, टॉपिकल इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे अदर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिपॉजिट हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए है हमारा 60 से 70% जो कॉम्प्लिकेशन है वो पोस्ट हिपैटिक न्यूरोलजिया हो सकता है। ठीक है, पोस्ट हिपैटिक न्यूरोलजिया, पोस्ट मीन्स बाद में, हिपैटिक मीन्स लीवर, न्यूरोलजिया मीन्स पेन। ठीक है, नर्व पेन कब हो सकता है? 60 इयर्स के बाद हो सकता है। क्यों हो रहा है ये? इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल चुका है, और न्यूरोलजिया मीन्स नर्व्स में भी इन्फेक्शन फैल चुका है। एज इसमें इसलिए इंडिकेट की गई है क्योंकि एज के जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल स्किन सुपर इन्फेक्शन। बैक्टीरियल स्किन सुपर इन्फेक्शन कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे देख लो, जब हमारे अल्सर्स ठीक होने लगते हैं और उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या क्लेप्सिला निमोनिया या इन्फ्लुएंजा वायरस, इस टाइप के वायरस जो हैं उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहले क्रेनियम कौन होता है? हमारे ब्रेन, हमारे जो क्रेनियल होता है उसको हम, ब्रेन को भी हम क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियल बोलते हैं। ब्रेन के अंदर जितने भी नर्व्स हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन कराती हैं, जैसे आई के लिए अदर नर्व्स होती है, सेंसरी के लिए अलग नर्व्स होती हैं, माउथ के फंक्शन के लिए अलग होती है, उसी तरह से बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि आपकी इन्फेक्टेड हो सकती है। मान लीजिए आई के लिए जो नर्व है जो आपको आई का फंक्शन कराती है, ठीक है, तो वो अगर इन्फेक्टेड हो गई तो आपका आई का फंक्शन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। उसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल के लिए जो भी नर्व कराती है, फंक्शन कराती है, तो वो क्या हो जाएगा? अगर फेल हो जाएगा अगर सेंस ऑफ स्मेल वाली नर्व को कोई इंजरी हो गई। ठीक है, तो ब्रेन में जब इन्फेक्शन फैल ही चुका है, सिंपल सी चीज है, यहाँ तक इन्फेक्शन गया, फिर वो हेड में गया, फिर वो ब्रेन में गया, तो सिंपल सी चीज है, जितने भी अंदर ब्रेन की नर्व्स होंगी उनको भी इंजर्ड कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस मीन्स होता है, देखिए आइटिस जो है इसमें लगा हुआ है, आइटिस मीन्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मेनिंजियस जो होती है वो एक तरह की लेयर होती है, कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। मेनिंजियल लेयर होती है, 3 लेयर से मिलके हमारी मेनिंजियल लेयर बनती है, दैट इज
ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर एंड पियर मैटर। ठीक, तो इन तीनों लेयर के बाद हमारा ब्रेन स्टार्ट होता है। ये तीनों लेयर के बाद हमारा ब्रेन स्टार्ट होता है। तो इन तीनों लेयर में जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन तीनों लेयर को हम एक साथ अगर बोलेंगे तो इसको मेनिंजियल लेयर्स बोलते हैं। तो मेनिंजियल लेयर में जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। पेरिफेरल मोटर न्यूरोपैथी। पेरिफेरल मीन्स आसपास के, मोटर मीन्स मूव करने वाला, न्यूरोपैथी मीन्स नर्व। जो नर्व हमारी बॉडी के मोटर फंक्शन में काम कराने में हेल्प करती है, उनका जो फंक्शन है वो डिले हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल, जब हम मूव करते हैं, जब हम अपने हाथ पैर चलाते हैं, जब हम वॉक करते हैं, जब हम लाई डाउन करते हैं, जब हम रन करते हैं, तो ये सारा जो हम फंक्शन कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स मूव कर रहे होते हैं। ये मसल्स मूव कौन कराता है? हमारा पेरिफेरल आसपास के जो नर्व्स होते हैं, जो ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वो हमारे हाथ पैरों को मूव कराती है, हमारी बॉडी को मूव कराती है। उनके अंदर भी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे पेरिफेरल मोटर न्यूरोपैथी। देन ट्रांसवर्स मेलाइटिस। ट्रांसवर्स मेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि डिपॉजिट भी तो वायरस वहीं पे हुआ था ना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही तो डिपॉजिट हुआ था ना। स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट के गैंग्लियन में डिपॉजिट हुआ था, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को ही हम इंसेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे हम इंसेफेलाइटिस बोलेंगे। एक्यूट सेरेब्राइटिस, तो सेरेबिलम यानी छोटा स्मॉल ब्रेन, हमारे दो ब्रेन होते हैं, लार्ज ब्रेन, स्मॉल ब्रेन। सेरेबिलम हमारा बड़ा वाला ब्रेन होता है, फिर उसके आसपास ये छोटा सा जो ब्रेन होता है यहाँ पे, उसको हम सेरेबिलम बोलते हैं। उसके अंदर भी जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक्यूट सेरेब्राइटिस हम उसे बोलेंगे। स्ट्रोक हो सकता है। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इज अ डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम द, मतलब किसी भी ब्लड सप्लाई में अगर कुछ ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाएगी तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई जब अगर इंटरप्ट हो जाती है, रुक जाती है, डैमेज हो जाती है, तो स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। इसमें डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसकी ब्लड सप्लाई में भी इन्फेक्शन चला गया होगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में पस भी बन सकता है। पस बन जाएगा तो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगी ब्रेन के अंदर और स्ट्रोक हो जाएगा। देन एक्यूट रेटिनल नेक्रोसिस। रेटिना क्या होती है? रेटिना हमारी आई का एक पार्ट होता है जो कि हमें देखने में हेल्प करती है। जो भी हम चीजें देख रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, जो भी इमेज हम देख रहे हैं, वो हमारी रेटिना कराती है, ठीक है। तो अब रेटिना में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे फेस में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, तो रेटिना में भी इजिली इन्फेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, nursing management, prevention and complications of the herpes zoster। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और मेरी पहली वाली वीडियो जो है, इससे पहले वाली जस्ट वीडियो आप देख सकते हो, मेरे एंड स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसके अलावा आपको अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस चाहिए तो आपको मेरे एंड स्क्रीन पे मेडिकल सर्जिकल नाम की एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करिए। उसमें सारे MSN के टॉपिक्स हैं, प्लस उसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हैं। So, if you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.